कहीं जामतारा में लोकल कोर्ट में हमको और आपको पेश करना पड़ेगा। जीरो एफआईआर करने की आज़ादी दे दी गई है कि अब कहीं भी जीरो एफआईआर कर सकते हैं। जो डिस्क्रिशन पुलिस को दिया गया है वो बहुत बढ़ गया है। आप जज स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे हो। हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जज है, दूसरे देशों में एटलीस्ट 100 है। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। एक तरीके से देखो तो हम वकीलों के मजे ही मजे हैं। जो कानून है वो संवैधानिक होने चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से जैसे हमें कुछ मिला नहीं, उल्टा हो गया, वैसे ही बहुत कुछ हम खोने वाले हैं। आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 1 जुलाई से भारत में जो सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब बदल गया है। नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून मील का पत्थर साबित होंगे। जो पुराने कानून थे जिससे अभी तक चल रहा था हमारा देश, वो सब कॉलोनियल यानी अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक वाले कानून थे। ये खुद गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा है। लेकिन वरिष्ठ वकील और कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इन कानूनों से कुछ आपत्ति है, कुछ इसकी धाराएं हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, उसको लेकर के कुछ विवाद भी खड़ा हो गया है। उन पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय हेगड़े साहब हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं और अपनी बात को प्रमुखता से, मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। सो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपका रिएक्शन क्या है? ये कानून लागू कर दिए गए हैं और इस कानूनों को लेकर के विपक्ष पार्लियामेंट में कह रहा है कि जब ये कानून पास किए गए थे पिछले सत्र में, तो 146 सांसद सस्पेंडेड थे और सिर्फ 5 घंटे की चर्चा की गई, उसके बाद ये कानून पास करा दिए गए। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, ये कानून बदलने की या बिल्कुल नया कानून लाने की कोई ज़रूरत थी या नहीं, वो तो पहला सवाल है। पुराने कानूनों को निकालने से क्या हुआ है? हमारे जो 100 साल 150 साल के जो जजमेंट्स, जो इंटरप्रिटेशंस, जो प्रिंसिपल सब है, उसे फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो ये डीकॉलोनाइजेशन है या डीमोनेटाइजेशन है? सवाल वो है। जैसे हमें एक दिन बोला गया था कि आपके जो पुराने पैसे हैं अब पैसे नहीं रहे, वैसे ही हमको अभी बोला जा रहा है कि जो पुराने कानून थे वो अभी नहीं रहे। अब हम नए कानून लेके आएंगे और नए कानून, जैसे नए नोट जो छपे हैं, तो वे उनकी चलनी शुरू हो जाएगी। पर डिमोनेटाइजेशन से जैसे हमें कुछ मिला नहीं, उल्टा हो गया, वैसे ही इस चक्कर में भी बहुत कुछ हम खोने वाले हैं, खोए हैं और खोने वाले हैं। ये आपका पहला रिएक्शन है। जो हम पढ़ रहे थे, देख रहे हैं, या शुरुआत में आप लोगों ने भी यही सब सारी बातें कही हैं, कुछ जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में हम सुन पा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कह रहे हैं कि इस जो नए कानून है उससे पुलिस राज स्थापित हो जाएगा, यानी जो पुलिस है उस पर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है इस नए कानूनों से। वो किस बेसिस पर कह रहे हैं आप लोग? देखिए, कई बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि पुराने कानून और उसके बाद उन पर जजमेंट्स और प्रेसिडेंट्स के तहत एक बैलेंस सा बन गया था कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है, पुलिस का आपको हिरासत में ले सकती है और फिर आपसे पूछताछ कर सकती है, थोड़े दिन करके, 15 दिन से ज़्यादा नहीं। अब क्या है, 90 दिन तक पूछताछ कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। और पुलिस हिरासत के मतलब तो हम सब जानते हैं। हिरासत तो हिरासत होती है, चाहे पुलिस हिरासत हो या जुडिशल हिरासत। जुडिशल हिरासत यानी आप जेल में रहते हो। पर जब आप पुलिस के हिरासत में हो, तो नॉर्मली जब तक पुलिस हिरासत का वक्त ख़त्म नहीं होता है तब तक बेल नहीं देते हैं कोर्ट। अब क्या होगा कि अगर 90 दिन तक हक है पुलिस वालों को हिरासत में लेने, और वो 90 दिन भी ऐसा नहीं है कि पहले दिन जब आप हिरासत में गए उसके बाद 90 दिन, कुल मिलाकर 90 दिन। तो पहले 5 दिन के लिए ले जाएंगे, फिर 20 दिन आप न्यायिक हिरासत में रहो, फिर वापस 5 दिन के लिए। तो जब तक 90 दिन उनके ख़त्म ना हो तब तक अगर बेल ना मिले आपको, तो
1 साल 2 साल आराम से चला सकते हैं, आराम से आपको अंदर रख सकते हैं। आप अपने घर नहीं, आप आज़ादी वापस नहीं पाओगे। और ये सब किसके लिए? बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आप पुलिस वालों से पूछिएगा, नॉर्मली केस 2 दिन 3 दिन में सॉल्व तो हो जाता है, फिर से सिर्फ वही है कि एविडेंस सब कोलेट होना ना है। अब 15 दिन की हिरासत में 90% सारे काम तो हो जाता था। इसीलिए कोर्ट, लेकिन कोर्ट की भी बहुत अहम हो जाती है भूमिका। आप पेश कोर्ट को लगा कि नहीं, उनको नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन, तो वो नहीं देंगे, तो सब कुछ जजेस पर आ जाएगा। हम अभी भी जजेस के ऊपर, अभी भी जजेस के ऊपर है, पर अभी तक तो वो जब हिरासत में देते हैं 15 दिन का वो लिमिट रहता है। अब 15 दिन का लिमिट गया, 90 दिन, अरे चल यार, ये आप 5 दिन मांग रहे हो, 10 दिन रख लो। और वैसे चलते चलते, और जब तक न्यायिक हिरासत, जब तक पुलिस हिरासत खत्म ना हो, तब तक क्या कोर्ट बेल देगी? नहीं। हाँ, तो प्रॉब्लम वहाँ है। तो पुलिस वाला बड़ा ताकतवर बन जाता है, एक उससे। दूसरा, जब ये FIR रजिस्टर करने में, अब उससे पहले तो ललिता कुमारी वाले जजमेंट था कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो, और रिपोर्ट आ जाती है, तो पुलिस वाले को दर्ज करना ही था। अब नहीं, पहले हम तफ्तीश करेंगे, फिर बाद में हम रजिस्टर करेंगे या नहीं रजिस्टर करेंगे। तो क्या जब गरीब पुलिस स्टेशन पे आ जाएगा, क्या उसकी कोई सुनवाई होगी? क्या ये वो जो बोलता है वो वहाँ रजिस्टर होगा? तो जो डिस्क्रिशन पुलिस को दिया गया है वो बहुत बढ़ गया है। और जो बैलेंस पहले भी पुलिस के हक में ही था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये बहुत भारी होने वाला है। सरकार का कहना है कि जो FIR जांच और सुनवाई के लिए जो समय सीमा है वो हमने तय कर दी है। अब सुनवाई के 45 दिनों के अंदर फैसला देना होगा और शिकायत के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी। तो सरकार का ये कहना है कि इन कानूनों के जरिए हम स्पीडी ट्रायल कर पाएंगे, हमारे पास कम वक्त में केसों का निपटारा कर पाएंगे। जितने पाइल्स ऑफ केसेस हैं इस वक्त, जुडिशरी पर इतना बर्डन है, वो कम हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर क्या होगा? आपको पता है, हमको पता है कि केसेस कितने हैं आजकल। हम तो कहते जाते हैं तारीख पे तारीख, पर क्यों? क्योंकि जजों के सामने, एक जज के सामने 60, 70, 80, 100 केस रख लो, तो वो सिर्फ वही देखेगा कि आज कितना कर सकता हूं। आप जज नहीं बढ़ा रहे हैं। आपकी जज स्ट्रेंथ क्या है इस देश में? हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जज है। दूसरे देशों में कितने हैं? एटलीस्ट 100 है। तो आप जज स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे हो। हर चीज़ कोर्ट्स में ही निपटारा होना चाहिए। तो फिर सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। और सवाल ये पैदा होगा कि अगर आप इतने दिनों में जजमेंट नहीं दिए तो क्या जिस आरोपी छूट जाएगा? वो आपने जवाबदेही नहीं तय कर रखी। आप 45 दिन में पूरा करिए, पर कर ही दीजिए, और नहीं करेंगे तो आपकी ये जवाबदेही तय नहीं की गई उसमें। हाँ, जवाब देते रहेंगे कोर्ट्स, पर आरोपी का क्या होगा? तो ये सब कहने की बात है। और ये जो डीकॉलोनाइजेशन वाला मामला है, मैं समझ नहीं पाया। गुलामी की मानसिकता वाले कानून 1872 में अंग्रेजों ने बनाए थे। ये भी देखिएगा, हम अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट की जीत गए। क्रिकेट भी तो अंग्रेजों से आया था। अगर हम ये कहे कि नहीं, अब हम ही क्रिकेट चलाते हैं पूरे विश्व में, अब हम नाम बदल देंगे, उसे क्या बल्ला चेंडू कह देंगे, और रन नहीं बनेगा, दौड़ बनेगी, हाँ, और फलाना कुछ और चेंज होगा कि इंडिया के जब भी बॉलर हो तो वो बाउंसर और बीमर जितने चाहे फेंक सकते हैं। तो क्या ये डीकॉलोनाइजेशन है? तो जब पूरा का पूरा सेम सिस्टम होता है, और अगर सिस्टम कुछ चल रहा है तो ठीक है, चलने दीजिएगा, उसमें आप तब्दीली ला सकते हैं।
पर पूरे की पूरी चीज़ को उखाड़ फेंकने के और फिर उसी को वापस जोड़ के कहना कि नए हमने नए कुछ नया कर लिया है, वो तो फजूल की बात है। उन्होंने बहुत सारी धाराओं के नाम बदल दिए हैं। 302 जो हत्या की थी वो 101 धारा हो गई है, धाराओं के नाम बदल दिए, लेकिन समझ में नहीं आया सर कि धाराओं का नाम मतलब नंबर बदलने से मतलब क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, श्री 420 अभी श्री 318 बन जाएंगे, उससे फर्क जो जनता जानती है, जो वकील जानते हैं, जो पुलिस वाला जानता है। अब अब जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज करने जाएगा, पुलिस वाला पहले निकालेगा, अरे भाई हाँ अच्छा तुम्हारा तो 420 का मामला है, अभी क्या है फिर 318। हाँ 318। और ऐसा भी नहीं है कि सारे पुलिस वाले सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में काम करते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ा में काम करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी में काम करते हैं। उनके पास अभी ट्रांसलेशंस गया है। ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। ये इन्होंने भारत की जो एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को, जो एंटी इंडिया हरकत जिसे कह सकते हैं आम भाषा में, उसको एक नई कैटेगरी में डाला है। इसे राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसा आप जानते हैं, रोक लगाई थी। इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है और जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि उस पर और एलाबोरेशन चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ी चीज़ है सर्टेनिटी, कि ये करो तो गुनाह है, ये ना करो तो गुनाह नहीं है। अगर आप किसी की चीज़ को बहुत हल्के शब्दों में या ओपन एंडेड शब्दों में आप उसका वर्णन करते हो, तो ना आम आदमी को समझ आता है, ना वकील को समझ आएगा, ना जज को समझ आएगा कि गुनाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो कानून भी जो बना था, पहले जो सेडिशन, देशद्रोह का जो कानून था, वो तब बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब हम आज़ाद नहीं थे। आज़ादी के बाद जब संविधान आया, तब सवाल उठा कि क्या ये संवैधानिक है। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज़ादी के 15 साल बाद 1962 में तब सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट आया था कि नहीं, हर चीज़ अगर आप सरकार के खिलाफ बोलो और उससे कोई हिंसा नहीं भड़कती है, तो वो तो देशद्रोह तो है ही नहीं। तो वो जो रिफाइनमेंट और जो इंटरप्रिटेशन जो सब पहले था, उसको सब आपने उखाड़ फेंक लिया है, क्योंकि वो तो पुरानी कानून के इंटरप्रिटेशन था। अब आप नए कानून लाए हो, उसका भी इंटरप्रिटेशन आने में पता नहीं कितना देर लगेगा। उस बीच में मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहें, तो ये तो सारे, और फिर कोई ज़ीरो एफआईआर करके कहीं जामतारा में लोकल कोर्ट में हमको और आपको पेश करना पड़ेगा। ज़ीरो एफआईआर करने की आज़ादी दे दी गई है कि अब कहीं भी ज़ीरो एफआईआर कर सकते हैं। हाँ, तो सारे सेना दल ये वो वगैरह जो सब बैठे हैं और जो सब सोशल मीडिया पे बैठे हैं, क्या सोशल मीडिया योद्धा कहते हैं ना उन्हें, सोशल मीडिया वॉरियर्स। हाँ, सोशल मीडिया योद्धा सभी चले जाएंगे अपने अपने पुलिस स्टेशन, और वो लोग एक ज़ीरो एफआईआर कर देंगे, कोई और दूसरी जगह ज़ीरो एफआईआर कर देगा। तो एक तरीके से देखो तो हम वकीलों के मज़े ही मज़े हैं। हाँ, आपके पास सब लोग वकील साहब हमारा मैटर भी देख लीजिएगा, हमारा मैटर भी देख लीजिएगा। अभी कितना वक्त लगेगा? आप जैसे लॉयर्स हैं, या और भी हमारे जो तमाम लॉयर्स दोस्त हैं जिनको हम जानते हैं, वो उन सबका ये कहना है कि बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं, अब चूंकि उसको बहुत जल्दी लागू करा जा रहा है, क्योंकि अभी जनवरी में ही इसको पास किया गया, जनवरी फरवरी में पास किया गया और इसको लागू किया जा रहा है। अभी तो हमें उतना वक्त नहीं मिला है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। पुलिस वाले भी दबी जुबान में कह रहे हैं, जो कुछ ऑफिसर्स हमारे जानकारी करें, ये बहुत बड़ा प्रेशर हो गया है हम लोगों पर। हम अब क्राइम देखें, क्राइम पे कंट्रोल करें कि अभी ये नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार काम करे। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल पे काम करते हैं, वो तो एपेलेट होता है। बिल्कुल।
तो हो ये क्या है ऊपर? सबसे ज्यादा प्रेशर ट्रायल कोर्ट्स पे पड़ेगा। जब कोई कह देगा कि उठ के कह देगा सर सर 15 दिन की हिरासत हो गई है, अभी तो बेल दे दो, और फिर जज कहेगा नहीं 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 90 दिन तक रख सकते हैं, अभी कितनी बार हुआ है। हर चीज़ पे सबको किताब खोल के, सबको अपना आईपैड खोल के देख के फिर कुछ अंदाजे से एक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट में हो जाता है उसके ये इंटरप्रिटेशन सही है, ये इंटरप्रिटेशन गलत है करके केस बाद में आ जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब तक अब सिर्फ मौत की जिनको सजा मिली है वही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। इनको मौत की सजा मिली है। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी के ग्रुप भी दोषियों की ओर से याचिका दायर कर लेते थे, अब वो भी राइट खत्म कर दिया गया है। वो तो जो प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ पार्डन है वो प्रेसिडेंट अपने आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रोसीजर डाल दिया है कि सिर्फ जो सजाए मौत पाया है वो या उसकी फैमिली अपील कर सकती है क्लेमेंसी के लिए। पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना पता है कि प्रोसीजर क्या है, ना उनकी फैमिली साथ है। तो उस वक्त कोई सोशल वर्कर अगर मर्सी पिटिशन डाल दे तो उसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए था, पर फिलहाल प्रावधान नहीं है, वहाँ बदलाव भी लाया जा सकता है। मतलब कानूनों को अब जो लागू कर दिया गया है और उसके बाद दो जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अब सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अमित शाह को लेटर लिखा था कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तमिलनाडु और कर्नाटक ने तो यहाँ तक कहा था कि जो अनुच्छेद 348 है उसमें ये कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। ये हिंदी में थे, भारतीय न्याय संहिता उनको लोकल लैंग्वेज में चाहिए। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब सरकार कह रही है वो राज्यों पर हम छोड़ते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहें ना चाहें। तो एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं? तो मतलब कर्नाटक की पुलिस दिल्ली आ रही है तो फिर वो नया वाला कानून पढ़ करके आए, और दिल्ली पुलिस वहाँ जा रही तो वो पुराना कानून समझ करके आए। ये नहीं, दो कानून तो नहीं रह सकते हैं। सिर्फ यही हो सकता है कि स्टेट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। अभी जो कानून लागू हुआ है 1 जुलाई से वही तो लागू रहेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि कोई कोर्ट भी एक ब्लैंकेट स्टे दे सकती है कि सारे के सारे कानून पे स्टे हो सकता है, क्योंकि अगर वो स्टे हो जाए तो कि पुराना कानून ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होता है। तो उसके कारण मैं ये मानता हूँ कि स्टेट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्पेसिफिक क्लॉजेस को अमेंड कर सकते हैं, वरना फिर कोर्ट्स पे ये बर्डन आ जाएगा और कोर्ट्स बाद में इंटरप्रिटेशन क्या देते हैं। क्योंकि सबसे अहम ये है कि जो कानून है वो संवैधानिक होने चाहिए, और संविधान में हमको द राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, वो कहता है दैट यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ और लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई भी प्रोसीजर डाल दो और फिर ये किसी की जान लो या किसी की माल लो। जो प्रोसीजर आप करते हो वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले मेनका गांधी के केस में फैसला दिया था। तो हर चीज़ ना सिर्फ संवैधानिक होनी चाहिए पर एक तरीके की फेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और जो अनफेयर होता है सिटीजन पर, तब कोर्ट्स पर भी बोझ बढ़ जाता है। बेल लेना कितना मुश्किल होगा अगर हम आम आदमी के लिए समझेंगे, आम आदमी की भाषा में जो आम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ऑटो वाले से लेके रिक्शे वाले से लेके कोई भी, एक बेल लेने की प्रक्रिया है कि आप जाते हैं, आप वो देखते हैं कि अगर वो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला केस नहीं तो थाने से हो जाता है, फिर वो आईओ डिसाइड कर लेता है वहाँ पे कोर्ट में।
अब आम आदमी के लिए बेल लेने की प्रक्रिया सबसे बेसिक है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का है, वो प्रक्रिया कैसे रहेगी, वो कितनी आसान या फिर मुश्किल होने वाली है? फिलहाल पहले के 6 महीने में तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब तक इंटरप्रिटेशंस नहीं आए हाई कोर्ट से एटलीस्ट, तो लोअर कोर्ट्स भी बेल देने में शायद हिचकिचाएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसीड कर दे कि साहब हो गया, इन्वेस्टिगेशन तो हमारा हो गया, हमको तो इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, 90 दिन तक हम रख सकते हैं, पर हमारा काम 10 दिन में हो गया है, इनको अगर आप बेल देना चाहो तो दे दीजिएगा करके कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहेगा। तो फिर कोर्ट्स का भी एक जिम्मा पड़ता है। अच्छा 90 दिन तक आप रख सकते हो, रखना है, हाँ, तो आपने मना नहीं किया कि आप नहीं रख सकते हो, चलो तो अभी फ़िलहाल नहीं देंगे। वो कई जो कंजर्वेटिव जजेस है उनका रवैया ऐसा भी हो सकता है। तो बेल पहले मुझे लगता है मुश्किल होगा, जब तक हाई कोर्ट्स ये ना कहे कि या कोई नए गाइडलाइंस नए लॉज के लिए ना तय करे। यहाँ तो जब सीजीआई कह चुके हैं कि पीएमएलए के केसेस में ट्रायल कोर्ट जज बेल दें, और जब अरविंद केजरीवाल को बेल दिया जस्टिस न्याय बिंदु ने, तो वो सेक्शन 45 पर आकर के अटक गया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पर। तो जब ऐसे मामलों अभी नहीं दे पा रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स, मतलब बड़े केसेस में, हाई प्रोफाइल केसेस में, तो आगे तो और भी जटिल होने वाली है। सर आपसे आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, इनको लाने के पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है 70% तो ऑलमोस्ट सेम है, नंबर बदल दिए हैं, धारा 420 को 318 कर दिया है, फलानी धारा को फलाना कर दिया है, कुछ डिजिटाइजेशन है कि ई चार्जशीट फाइल करने वाली बातें, वो सब सारी चीज़ें बिना नए क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए भी हो ही रही, धीरे धीरे डिजिटाइजेशन के ऊपर जा ही रहा था, सुप्रीम कोर्ट का बहुत जोर है उस पर। मंशा क्या देखते हैं कि सरकार इसको क्यों लाई है? ये मैं तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, पर किसी ने लिखा भी था कि इस सरकार को ये जो ग्रैंड जेस्चर जो करना है वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मिडनाइट पे ग्रैंड जेस्चर जीएसटी हम लाए, या एक ही दिन में सारे पैसे को डिमोनेटाइज किए। वो जो बड़ा उनको लगता है कुछ, या मंदिर बनाए, उनको लगता है कि कुछ भी करे तो बहुत बड़ा होना चाहिए और सबकी वाहवाही सुनना चाहिए, और जो भी उनकी वाहवाह नहीं करते हैं वो भी उनके जो बेस है उनके लिए लगता है कि हाँ देखो ये लोग इसे गलत कर रहे हैं, तो हमारी सरकार तो सही कुछ सोच समझ के ही करी होगी, सही कर रही है। तो ये भी एक लॉ में एक ग्रैंड जेस्चर। डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है? तो अगर आप डीकॉलोनाइजेशन करना चाहते हो, क्या आप रेलवेज भी तो अंग्रेज लाएं? तो क्या आप नया करोगे कि मीटर गेज छोड़ देंगे, ब्रॉड गेज छोड़ देंगे और नया भारत गेज बना देंगे? तो फिर पूरा सिग्नलिंग चेंज करना पड़ेगा, पूरा ये चेंज करना पड़ेगा। वैसा ही हुआ है अभी लीगल सिस्टम में भी। लॉज के डेफिनेशंस उतने ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हो। नहीं, उतने ज़्यादा नहीं किए। 70% तो ऑलमोस्ट 70-80% ऑलमोस्ट सेम है, पर ऊपर नीचे किया है। ये तो उसीलिए मैं उदाहरण देता हूँ कि आपकी बनी बनाई घर चल रही थी, आपने उसे तोड़ा और उसी ईंटों से कुछ और बनाया और कह दिया कि हमने नया घर बनाया, और ये नहीं सोचते हो कि उसकी छत, जो पहले घर की छत जो ठीक इतने सालों के जद्दोजहद के बाद आपने ठीक करा था, अब वापस अगर वहाँ से पानी आने लगे तो क्या होगा? जितना हमारा अनुभव है, सर का तो बहुत अनुभव है, लेकिन इतने एक दशक से ज़्यादा पत्रकारिता का अनुभव है, देश में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को पुलिस से न्याय नहीं मिलता है, और वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है कोर्ट्स पर, और कोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि आप ट्रायल कोर्ट में चले जाइए, वो अगली तारीख 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद,
गरीब लोगों के पास बेल लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लाखों कैदी सिर्फ इसलिए जेल में कैद हैं क्योंकि उनके पास बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं हैं। तो ऐसे देश में अगर पुलिस को ज्यादा शक्ति देने वाले कानून लाए गए हैं तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और सुधार भी होने चाहिए। लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी कानून तो बन गए हैं। अब कानून बन गए हैं, उसे एकदम से रोका नहीं जा सकता है। अब सिर्फ संशोधन का रास्ता खुला है और संशोधन धीरे धीरे होता है, कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन से या लोकल लॉज अमेंडमेंट से, या अगर सरकार खुद पार्लियामेंट में जाके कह दे कि नहीं नहीं यहाँ संशोधन हमें मान्य है। तो हमें देखने के लिए हमने कोशिश करी है कि आसान भाषा में समझाएं कि ये जो नए कानून हैं जो लागू हो गए हैं इंडिया में, उनके बारे में आपको समझाएं, बताएं अच्छाई बुराई। लेकिन 50 साल का वक्त अभी स्टैब्लिश होने में लगेगा क्योंकि वो जजमेंट्स पढ़ते हैं 1958 में ये कहा था, 1972 में ये कहा था। जैसे सर ने अपनी बातचीत में ललिता कुमारी का आइकॉनिक जजमेंट रेफर किया, अब वो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरीके से भारत का कानून आगे चलता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।